अच्छा तो बच्चों, आज है कक्षा 12 का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। इससे पहले हमने डीएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए के पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, इन सब के स्ट्रक्चर देख ली थी। उसके बाद में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखा था। उसके बाद में हर्शचेस प्रयोग देखा था और ये सब देखा था। इसके आगे का अध्ययन करते हैं। अब है रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृतिकरण। तो देखो, रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए फ्रॉम ए वन सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज रेप्लिकेशन। यानी डीएनए के सिंगल मॉलिक्यूल से, डीएनए के एकल अणु से डीएनए के दो अणु का बन जाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का निर्माण करना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आप एक बार इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 3 विधियों से होता है। आपकी बुक में केवल एक है, सेमी कंजर्वेशन मेथड, यानी अर्ध संरक्षणी विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन होता कहाँ है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका सेल साइकिल की एस फेज में होता है। सेल साइकिल जो होती है ना, 2 फेजों में डिवाइड रहती है। 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। एक तो होती है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज 3 भागों में डिवाइड रहती है, G1 S G2 M। ठीक है, तो जो एस फेज है, ये वाला इंटरफेज का मिडिल पार्ट, एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में हमने देखा था जो डीएनए था वो 2C से 4C हो रहा था। ठीक है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में हुआ है? सेल साइकिल की एस फेज में। और किस विधि से हुआ है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड विधि से। ठीक है, आपकी बुक में एक ही विधि है और उसी विधि को हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखते हैं सेमी कंजर्वेशन मेथड होता क्या है, यानी अर्ध संरक्षणी विधि क्या होती है। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टैंड वुड सेपरेटेड and act as template of synthesis of new complementary strand. After the competition, each DNA molecule would have one parental and newly synthesized strand is known as semi conservation method। यानी ये बोल रहा है कि सेमी कंजर्वेशन मेथड में जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड संरचना है, सबसे पहले वो बीच में से टूटेगी, यानी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और ये अलग हुए स्टैंड कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियोटाइड लेकर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आप अलग अलग फॉर्म कर लेंगे। यानी एकल स्टैंड से, एकल डीएनए से 2 डीएनए बन गए। लेकिन बने डीएनए कैसे हैं? सबसे पहले बीच में से दोनों के दोनों जो स्टैंड थे हेलिकेज एंजाइम के द्वारा टूटे हैं। उसके बाद में प्रत्येक अलग हुआ सिंगल स्टैंड कोशिका द्रव्य से, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड लेकर हाइड्रोजन बॉन्ड करके दूसरा डीएनए का स्टैंड बना लेता है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेशन मेथड। यानी देखो, डीएनए के दोनों स्टैंड हैं, ये रहे दोनों। अब हेलिकेज एंजाइम के द्वारा दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और क्या किया? दोनों सिंगल स्टैंडर्ड बन गए। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड हैं वो उन्होंने क्या किया? कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियोटाइड लिए और दूसरा नया न्यू सिंथेसाइड क्या किया? टेम्पलेट न्यू सिंथेसाइड स्टैंड बना लिया। ठीक है, यानी जो पुराना वाला था, पेरेंटल था, वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो डायग्राम में आप अच्छे से देखें, ये दोनों पेरेंटल हैं, दोनों से अलग हुए सेमी कंजर्वेशन मेथड के द्वारा, हेलिकेज एंजाइम ने अलग कर दिए। अब इसमें से जो ब्लैक कलर का है ये पेरेंटल है, देखो ये भी पेरेंटल है और ये यूँ की यूँ है। जो ये ऑरेंज कलर का है, ये वाला एन जिस पे लिखा हुआ है, ये न्यू सिंथेसाइज है, यानी नए प्रकार का डीएनए बना है। ठीक है, आप एक बार इसको ठीक से उतारें, फिर आगे चलते हैं।
अब है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सेमी कंजर्वेशन मेथड जो था, इकोलाई बैक्टीरिया में किस किसने किया था? मिसेल्सन और स्थल ने, ठीक है। और प्लांट में किसने किया था? विस्किया फावा में किसने किया था? टाइलर ने, ठीक है। और एनिमल में किसमें किया था? ह्यूमन में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और अब पढ़ते हैं हम मिसेल्सन और स्थल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटर अगर मान लो एग्जाम में आता है, डीएनए रेप्लिकेशन को समझाइए बाय द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेशन मेथड, तो ये मिसेल्सन और स्थल वाला एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। अगर सेमी कंजर्वेशन मेथड नहीं लिखाता है, केवल डीएनए रेप्लिकेशन लिखाता है, तो आप जनरल प्रोसेस को समझाओगे जो इसके जस्ट आगे करवानी है। अब देख लेते हैं सेमी कंजर्वेशन मेथड। सेमी कंजर्वेशन मेथड के लिए प्रयोग मिसेल्सन और स्थल ने किए थे और इकोलाई पर किए थे। उन्होंने क्या किया था, जो डीएनए था, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। अब देखो, जो नाइट्रोजन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 14। अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन का ही आइसोटोप ले लिया 15, जो क्या करता है? फ्लोरोसेंट है, यानी चमकीला है, ठीक है, अलग से चमक जाता है। अब हमने क्या किया, इस इकोलाई बैक्टीरिया को, जीवाणु को हमने N15 वाले माध्यम में उगाया, ठीक है। 3-4 पीढ़ियों तक लगातार N15 के कांटेक्ट में रखा, N15 Cl NH4Cl, और N कौन सा यहाँ पर? 15 वाला, ठीक है, इस मीडियम में रखा। अब डीएनए का जो जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं सब में क्या चला गया? N में N नाइट्रोजन था, कौन सा था? 15 वाला। अब 15 वाला चला गया तो देखो पूरा का पूरा डीएनए कैसा हो गया? N15 संक्रमित हो गया, ठीक है। इसको क्या बोला? हैवी डीएनए। फिर क्या किया, अगले स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों फ्रॉक्स को या दोनों स्टैंड्स को हमने क्या किया, हेलिकेज एंजाइम के द्वारा काट दिया। अब हेलिकेज एंजाइम के द्वारा काटा तो हमको इसके क्या मिले? 2 स्टैंड मिले। N15 वाले के क्या मिलेंगे? 2 स्टैंड मिले, देखो। देन दे ट्रांसफॉर्म द सेल इनटू ए मीडियम विद द, और फिर हमने क्या किया, दोनों स्टैंडों को काटा, दोनों स्टैंड्स अलग अलग किए, दोनों डीएनए के दोनों जो N15 वाले स्टैंड थे, ये N15 वाला स्टैंड है, दोनों को क्या किया, हेलिकेज एंजाइम के द्वारा काटा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब हमने ये क्या किया, इसको जो ये नए स्टैंड बने इन दोनों को क्या किया, N14 वाले मीडियम में उगाया। N14 वाला मीडियम था, N15 वाला जो मीडियम था उसमें से इन दोनों को निकाल लिया, ठीक है। अब जो इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वो N14 वाले रहेंगे, ना कि N15 वाले, क्योंकि मीडियम में केवल हैं कौन से हैं न्यूक्लियोटाइड हैं? N14 वाले, क्योंकि N15 वाले में से तो हमने निकाल लिया इसको। तो एक बार इसको अच्छे से उतारें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को N15 से जब निकाला तो देखो सेपरेशन के लिए हमने क्या किया, सेपरेट बाय द सेंट्रीफ्यूगल इन सीजियम CS, इन किस मीडियम से? सीजियम क्लोराइड से, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। सीजियम क्लोराइड से सेंट्रीफ्यूग किया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी सांद्रता घनत्व प्रवणता के आधार पर हमने क्या किया, इन दोनों को अलग कर लिया, क्योंकि नॉर्मली तो वो अलग होगा नहीं। अब इसको क्या करेगा, सीजियम क्लोराइड वाले मीडियम में उगाकर और सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, किससे? सेंट्रीफ्यूगल मशीन से, जिससे दोनों के दोनों N14 वाला और N15 वाला जो मीडियम है एक दूसरे से अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस डीएनए को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, N15 से N14 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। अब N14 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया तो जो नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो कौन से रहेंगे, कौन से मीडियम वाले रहेंगे? N14 वाले। तो देखो डीएनए की पुरानी श्रृंखला है N15 वाली, और जो नई N14 वाली है ये नई श्रृंखला है, ठीक है।
तो इसकी पहली जनरेशन में क्या हुआ, हाइब्रिड डीएनए हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें N40 एक स्टैंड, तो डीएनए के 2 स्टैंड थे, जिनमें से एक स्टैंड तो N14 वाला था, एक N15 वाला था। N14 वाला क्यों आया, क्योंकि हमने इसको सारे के सारे न्यूक्लियोटाइडों को कौन सा मीडियम दिया, N14 वाला। ठीक है, इससे प्रूव होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेशन मेथड द्वारा हो रहा है, यानी पहले डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है बढ़ रहा है। सबसे पहले डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के अलग होते हैं, और वो ही टूटे हुए स्टैंड वापस से नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ के नया स्टैंड बनाते हैं। और अब जो इस बात का प्रूफ कैसे मिला, क्योंकि पहले N15 वाले थे, N15 वाले मीडियम में था तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड N15 वाले थे। अब नए मीडियम में डाला N14 वाले में तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड N14 वाले हैं। तो जो F1 जनरेशन आई है, तो इसमें देखो क्या है, F1 जनरेशन ध्यान से देखो, इसमें N14 वाला भी है, N15 वाला भी है। इसका मतलब कि सेमी कंजर्वेशन मेथड काम किया है। अब हम इसको एक पीढ़ी तक और दोहराते हैं। अब हमने क्या किया, इसको फिर से इन दोनों को लिया और N14 वाले मीडियम में ही रखे रहने दिया। तो हमने जो दूसरी इसकी जनरेशन मिली उसमें क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये वाले 2 स्टैंड हैं, तो देखो इसके 2 स्टैंड बनेंगे, एक तो ये और इस वाले का ये कौन सा है N14, और ये कौन सा है N15। इसके 2 बनेंगे, एक तो ये बना और एक ये बना। ये कौन सा है N14 और ये कौन सा है N15। अब बताओ हमारे इस मीडियम में क्या है, ये मीडियम कौन सा है N14 वाला है कि नहीं है, N14 वाला है। ठीक है, तो देखो नया 2 स्टैंड आएगा, वो कौन सा होगा N14 वाला। तो देखो N14 वाला आ गया, इसमें भी N14 वाला आएगा क्योंकि मीडियम N14 वाला है पूरा का पूरा। इसमें भी N14 आएगा और इसमें भी N14 आएगा, वही तो हो रहा है यहाँ N14 वाला, दोनों N15 14 15 दोनों हैं इन दोनों में। और इसमें फिर से इसमें देखो N14 है केवल इसमें, और इसमें क्या है N14 15 दोनों हैं। इसका मतलब क्या हुआ, F2PD में 50% तो हमको कौन से प्राप्त हुए N14 वाले यानी नॉर्मल डीएनए प्राप्त हुआ, और 50% कैसा हुआ हाइब्रिड, जिसमें N14 भी था और N15 भी था। इससे क्या प्रूव होता है कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेशन मेथड के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी पहले जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा दोनों फ्रॉक बनेंगी और फ्रॉक कोशिका द्रव में रहकर न्यूक्लियोटाइड से जुड़ती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। ठीक है, देखो जो इकोलाई है वो कितने मिनट में डिवाइड होती है 20 मिनट में। तो F1 जो जनरेशन होगी वो कितने मिनट में मिलेगी, पहली जो प्रथम जनरेशन है वो 20 मिनट में मिलती है, जिसमें 100% कैसे थे N15 था। ठीक है, N15 था, तो देखो 0% 100% क्या है हैवी, और कितने मिनट में 0 मिनट में। अब प्रथम पीढ़ी का वही देखो, ये यहाँ से मिटा देना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिखना आप फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे लिखना सेकंड जनरेशन, यहाँ लिखना थर्ड, और यहाँ लिखना फोर्थ जनरेशन इनके आगे। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी कितने मिनट प्राप्त होती है 20 मिनट में, जिसमें 100% क्या है हाइब्रिड रहेंगे। ठीक है, हाइब्रिड मतलब N15 वाले भी रहेगा और N14, देखो क्योंकि ये दोनों क्या है N15 वाला है, दोनों के दोनों N15 वाले मीडियम में तो था ही। तो देखो ये कौन सा है, यहाँ लिख लेना N15, दोनों के दोनों में फ्रॉक पर N15 दोनों। अब इसको N14 में ट्रांसफ़र किया तो इसका दोनों स्टैंड अलग हुई, तो देखो एक स्टैंड ऊपर का एक नीचे का, तो एक नीचे के स्टैंड, अब यहाँ पर मीडियम कौन सा है N14 वाला, तो एक स्टैंड कैंसिल आएगा, ये तो N15 वाला है ही, नया कौन सा बनेगा N14 बनेगा, और इसमें भी ये N15 वाला है, नया कौन सा बनेगा N14 बनेगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों का सैंपल लिया, परख नली में लेके देखा, तो देखो जब वो N15 वाला था हैवी था, तो देखो डीएनए था वो कहाँ पे बैठा हुआ था परख नली के बिल्कुल बीच में। जब जैसे हाइब्रिड प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में, जिसमें N14 भी था 15 भी था, थोड़ा परख नली के बीच में आ गया। अब जो उसके बाद में सेकंड जो जनरेशन थी उसमें 50% कैसा था लाइट था, जो परख नली में बिल्कुल ऊपर आ गया, और सेकंड
हाइब्रिड था जो परखनली में फिर से नीचे बैठ गया था। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, इसकी जगह आप ये लिखना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, इन शब्द को लिख देना। मैं लिख देता हूँ। देखो इसके आगे क्या लिखोगे, ये तो कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन, इस प्रकार लिखोगे। उतार लो। ठीक है, इसी प्रकार का सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किसने किया था, टायलर ने किया था। किस पर, विक्सिया फावा पर। और उन्होंने भी यही बताया था। और उन्होंने रेडियोएक्टिव क्या लिया था, थाइमिन लिया था। इन्होंने तो क्या लिया है, नाइट्रोजन लिया था। ठीक है, मिशेल्सन और स्थल ने क्या लिया था, नाइट्रोजन, जबकि टायलर ने क्या लिया था, थाइमिन। ठीक है, अब है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर आपको एग्जाम में सेमी कंजर्वेशन नहीं लिखता है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रोसेस ऑफ, ये वाला, ये लिखने आना है। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट क्या क्या चाहिए, देखो रेप्लिकेशन के लिए डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए जोड़ने के लिए, डीएनए हेलिकेज चाहिए डीएनए की दोनों हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए, आरएनए प्राइमेज चाहिए जो नए न्यूक्लियोटाइड की डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं पर चलेगा। ठीक है, और फिर क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक, जो और फॉस्फेट चाहिए, जो किसके लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में चाहिए, जिसमें देखो एक न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, 3 हैं। ठीक है, अब इन 3 में से इन दोनों को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम का मिलेंगे, पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज के द्वारा 2 ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, ये हट जाएंगे और रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। जबकि जो एक बचा, एक न्यूक्लियोटाइड बचा, उसमें क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप, और वो फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, डीएनए की श्रृंखला में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप एक बार अच्छे से उतार लें। अब है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, आरएनए प्राइमर सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, डीएनए का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है ओआरआई। ओआरआई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वह स्थान जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको बोलते हैं ओआरआई। ठीक है, इसको चाहे मत लिखना, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और ये लिख लेना चाहे नीचे वाला, इनको मत लिखना, वो भी आपके सिलेबस में है नहीं वैसे। बाकी लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, समझा देता हूँ क्या होता है। देखो प्रोकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है। और रेप्लिकेशन कब होता है प्रोकैरियोटिक में, सेल डिवीजन से तुरंत पहले, जबकि यूकैरियोटिक में कौन सा किस में होता है, एस फेज में होता है। और प्रोकैरियोटिक में ओआरआई कितने होते हैं, 1 होता है। और रेट कैसी रहती है, रेप्लिकेशन बहुत तेज स्पीड से होता है, यानी 1500 1000 से 1500 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकंड में जुड़ते हैं, जबकि इसमें 1 सेकंड में 1 न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, इतनी फास्ट होती है। ठीक है, तो आप एक बार इसको उतार लें, फिर आगे देखते हैं। अब उसके बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है मैकेनिज्म। ठीक है, देख लेते हैं।
मैकेनिज्म में पहला है अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करेंगे, हेलिकेज एंजाइम के द्वारा दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के एक एक फ्रॉक का निर्माण कर लेंगे। डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इज एंटायर लेंथ ड्यू टू विद हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट। डीएनए की जो संपूर्ण लेंथ है एक साथ अलग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमको हायर एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के द्वारा जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट एन है इसमें और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे को सेपरेट करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता लगेगी, जबकि उतना है नहीं हमारे पास, केवल 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। 2 फॉस्फेट ग्रुप एक एक को तोड़ते, दो को तोड़ते जाएंगे और आपस में खुद वो जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार आगे प्रोसेस बढ़ेंगे। पूरे को नहीं तोड़ सकते क्योंकि हायर एनर्जी लगेगी, उतना हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो केवल फॉस्फेट के 2 ग्रुप हैं। ठीक है। रेप्लिकेशन अकर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नोन एज रेप्लिकेट फ्रॉग, यानी जो रेप्लिकेशन होगा वो हल्की सी छोटी सी ओपनिंग के साथ होगा। जैसे देखो डीएनए का इतना सा है, दोनों न्यूक्लियोटाइडों के मध्य कट लेगा, इतना सा खोलेंगे क्योंकि हमारे पास लो एनर्जी है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फ्रॉग। इन्हीं में क्या जुड़ता जाएगा, नया डीएनए जुड़ता जाएगा और नई श्रृंखला का निर्माण होता जाएगा। आप एक बार इसको यहाँ तक उतार लें, फिर आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ प्राइमर दूसरा स्टेप है। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में दोनों के दोनों को हमने डीएनए फ्रॉग बना लिए थे, दोनों स्टैंड काट लिए थे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्राइमर जोड़ेंगे। ठीक है। प्राइमर जोड़ेंगे, और जो प्राइमर जो जुड़ता है ना, वो किस दिशा से जुड़ता है, किस दिशा में जुड़ता है, 5' से 3' दिशा में चलता है। जबकि देखो यहाँ पर 3' है तो आगे क्या जुड़ेगा, 5', इधर कौन सा रहेगा, 3', तो 5' से 3' दिशा में चलता है। ठीक है। फिर है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यूज, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडों को लेकर आता है, जिसके कारण डीएनए की लंबाई बढ़ती है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस दिशा में चलता है, 5' से 3' दिशा में, और इसी दिशा में 5' से 3' दिशा में चलेगा, यानी इस दिशा में चलेगा आगे की ओर। ये 3' हो गई, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कौन सी बनेगी, 5', इसके सामने 5' बनेगी, और वो जो डीएनए पॉलीमरेज है 5' से 3' दिशा में आगे बढ़ेगा और डीएनए की पूरी एक लंबाई का निर्माण कर लेगा। ठीक है। देखो अब वो जो स्टैंड बनेंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे। आप अगले पेज में समझते हैं, पहले यहाँ पे इसको यहाँ तक उतार लें कंप्लीट। देखो जो हमारा 5' से 3' दिशा में जो डीएनए बन रहा है वो कैसा है, कंटिन्यूस डीएनए बनेगा, इधर से जाएगा कंटिन्यूस बनेगा, तो उसको ठीक है, उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और देखो 5' से 3' ये ऊपर से नीचे की ओर जो आ रहा है ये क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि देखो यहाँ तक का हमने एक बार रेप्लिकेशन कर लिया, अब हमको वापस करना है, देखो इस वाले रीजन का करना है, तो हमको देखो इस वाले रीजन करना, वापस से हमको हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। हमने जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े तो देखो ये जो स्पेस बच गए यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब देखो इस पे तो जो प्राइमर है वो कंटिन्यू रन करेगा, क्योंकि ये 5' से 3' दिशा में जा रहे हैं, जबकि इसमें देखो यहाँ से प्राइमर शुरू हुआ था, यहाँ तक आया था। अब ये जो एक्स्ट्रा फ्रॉग बन गया, हमको वापस से यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, और वो यहाँ से यहाँ तक चल कर आएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या, जो यहाँ पर जो डीएनए का इस खंड में जो डीएनए का निर्माण होगा ना, वो कैसा होगा, टुकड़ों के रूप में होगा। ठीक है। और डिसकंटिन्यूस होगा, यानी ठीक है, लगातार नहीं होगा। उसी को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो दूसरी श्रृंखला बनती है वो डिसकंटिन्यूस बनती है, उसी का नाम क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। उसी को लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, जो कंटिन्यूस होती है उसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। आप एक बार इसको उतार लें। फिर है रिमूव, फोर्थ स्टेप क्या है, रिमूव द प्राइमर। अब जैसे श्रृंखला का निर्माण हो गया, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो प्राइमर है उसको फिर से हटा देंगे, किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज
ही क्या करेगा, इन दोनों को हटा देगा और वही डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट में जो रिक्त स्थान आए उनको भरने का काम करेगा। यानी काट तो कौन देगा, हेलिकेज काट रहा था उसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को, और जो श्रृंखला में बीच में गैप आए इनको भरेगा कौन, फिर से डीएनए पॉलीमरेज भरेगा। और जो अब देखो इस तरह के टुकड़े बीच बीच में रह जाएंगे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो गैप को भर रहा है। अभी इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए गायरेज एंजाइम। कौन करेगा, डीएनए गायरेज। ठीक है, फिर है डीएनए लाइगेशन, यानी इन ओकाजाकी फ्रेगमेंटों को कौन जोड़ रहा है, फिर से देखो लैगिंग स्ट्रैंड बाय द कंबाइंड ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा फिर इन टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। फिर पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का 2 स्टैंडों में से केवल एक स्टैंड भाग लेता है। ठीक है, जिसे ही टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ठीक है, देखो दूसरा स्टैंड भाग क्यों नहीं लेता है, अगर दूसरा स्टैंड भाग लेगा तो क्या होगा, जो डीएनए जो एमआरएनए बनेगा, एक एमआरएनए क्या बनेगा, देखो डीएनए के दोनों स्टैंड है, अगर दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले लेंगे तो इससे भी एक क्या बन जाएगा, एमआरएनए, डबल स्टैंडेड एमआरएनए, और इससे भी डबल स्टैंडेड एमआरएनए बनेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एमआरएनए तो कहता कैसा होता है, सिंगल स्टैंडेड होता है। ठीक है, यहाँ तक उतार लें फिर चलें आगे। देखो क्या होगा यदि डीएनए के दोनों स्टैंड क्या कर लें, ट्रांसक्रिप्शन कर लें। तो देखो बहुत देखो क्या होगा, जो दोनों के दोनों स्टैंड बनेंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग प्रोटीन को सूचना देंगे एक ही टाइम पर, और जिनके न्यूक्लियोटाइड भी सेम रहेंगे लेकिन प्रोटीन को सूचना अलग अलग देंगे, जो कि एक ही टाइम पर 2 प्रोटीन बनाना संभव नहीं है क्योंकि एक डीएनए से एक ही सूचना आएगी, 2 कैसे आ सकती है। ठीक है, अगर 2 स्टैंड बनेंगे तो दोनों अलग अलग स्टैंड ऑफ अलग अलग सूचना जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और दूसरा डीएनए कैसे हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड, जो भी संभव नहीं है। ठीक है, अब है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए किन किन यूनिटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज सो इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्रिप्ट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन सी होती हैं आगे देखते हैं, यहाँ तक आप एक बार उतार लें। पहला है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, द पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन आरएनए फॉर्मेशन, यानी डीएनए की वह श्रृंखला जो एक्चुअल में क्या कर रही है, आरएनए निर्माण में भाग ले रही है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड वह स्टैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होगा वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्टैंड, और उसकी दिशा क्या रहेगी, 3 से 5 डैश की ओर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड गायब आएंगे, एक की जगह एक के साथ कौन जुड़ेगा, यूरेसिल, क्योंकि थाइमिन नहीं होता, क्योंकि आरएनए बनेगा, थाइमिन नहीं जुड़ सकता, तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमिन की जगह एडिनिन जुड़ेगा। ठीक है, फिर है कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड की दिशा क्या होगी, 5 डैश से 3 डैश, और लेकिन इसका क्या नहीं होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रमोटर, ये टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर यानी वह स्थान जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन इस वाले बीच वाले हिस्से को बोलेंगे क्योंकि इसी का तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वह डीएनए का वह भाग जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है स्ट्रक्चरल जीन कहलाती है। इसमें 2 स्टैंड होते हैं, तो टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड वह स्टैंड होता है जिस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और दूसरा स्टैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उसको बोलेंगे कोडिंग स्टैंड। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक उतार लें इसको।
देखते हैं। ए जीन इज द defined as a segment of DNA which act as functional unit of inheritance। ठीक है। ए जीन कैन फ्रॉम mRNA polypeptide from tRNA from rRNA from regulatory function। इनको उतारो तो उतार लेना, चाहे मत उतारना, कोई काम का नहीं, मत उतारना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उतार लेना काम के, बाकी 12th बेसिस पे कोई काम का नहीं, मत उतारना। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ जीन विच कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, नॉन एज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होती है? वह डीएनए की वह श्रृंखला या वह न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए से एमआरएनए के लिए कोड करते हैं, सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। यही सिस्ट्रॉन ही वो हिस्सा होता है जो पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तो हो गई, और मैसेज इसमें जेनेटिक कोड होते हैं मैसेज के लिए, इसमें ही इन्फॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। डीएनए का वह भाग जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है, उसी को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है। ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन बट नॉट ऑल जीन्स आर सिस्ट्रॉन। सारे के सारे सिस्ट्रॉन है, वो जीन ही है, लेकिन सारे के सारे जीनों को हम सिस्ट्रॉन नहीं बोल सकते क्योंकि सभी जीनों में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, दोनों लाइनों को उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से भी पूछ लेता है सिस्ट्रॉन क्या है। देखो सिस्ट्रॉन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दूसरा होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है वो किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। और जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है वो किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। ठीक है, यानी डीएनए यूकैरियोटिक में एक ही डीएनए का वेब सेगमेंट होता है जिसमें सूचना होती है, उसी को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि एक ही होती है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। किस में पाई जाएगी? यूकैरियोटिक में। जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक बहुत सारी डीएनए खंड होता है जिसमें सूचना होती है, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि डीएनए की लंबाई छोटी है इसलिए इसमें प्रत्येक खंड में सूचना होगी। ठीक है, और डीएनए का वह भाग जो कोडिंग सीक्वेंस रखता है एक्सॉन कहलाता है, और डीएनए का वह भाग जो नॉन कोडिंग होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मोस्ट है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए कितने प्रकार का होता है? तो देखो एमआरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए किसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जबकि टीआरएनए क्या करता है? ये क्या करता है? एमिनो एसिड को लेके आता है। और आरएनए ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? टीआरएनए, सबसे छोटे आकार का। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अधिक डीएनए पाया जाएगा? मोस्ट एब्डोनेंट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए दोनों की दोनों लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, कोई काम की नहीं है, चाहो तो मत उतारना। बस यहाँ तक। ये भी नहीं है टाइप्स ऑफ एमआरएनए, बट एक बार लिख लेना। इन दोनों पे इम्पोर्टेंट लिख लेना, इम्पोर्टेंट। अब पढ़ते हैं। देखो इन दोनों को मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार होता है? तो देखो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होंगी? सेम वो की वो प्रमोटर, वह स्थान जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा प्रोमोटर कहलाएगा। स्ट्रक्चरल जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होगा किस दिशा में? 3' से 5 दिशा में, उसी को टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, पहले बता दिया था। टर्मिनेटर वह स्थान जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज देखो एंजाइम कौन कौन लेगा? आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा कारक और रो कारक क्या क्या हैं देख लेते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज भाग लेगा, ये श्रृंखला नई श्रृंखला का निर्माण करेगा और जुड़ेगा किसकी सहायता से? आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जुड़ेगा। किसकी सहायता से जुड़ेगा? सिग्मा कारक की सहायता से, इस कारक की सहायता से। ठीक है, और जैसे प्रमोटर पर पहुंचेगा, टर्मिनेटर पर पहुंचेगा, डीएनए
ट्रांसक्रिप्शन समाप्त होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, रो फैक्टर आ जाता है और वहीं पर उसी जगह टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप उतार लें। मैकेनिज्म देखते हैं सीधा, इसको मत उतारना, और नीट की तैयारी कर रहे हो तो उतार लेना, समझा देता हूँ। आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, इनिशिएशन करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज अगर सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, यहीं से शुरुआत होती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अकेला इलोंगेशन करता है, यानी श्रृंखला को बढ़ाता है, और आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ जाता है तो वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन का समापन हो जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन विदाउट प्राइमर, अनजिपिंग डीएनए हेलिक्स, नो नीड टू हेलिकेज। ठीक है, फिर है स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर साइट से और ट्रांसक्रिप्शन को सिग्मा कारक की सहायता से, देखो ये है सिग्मा फैक्टर लिख रहा है, सिग्मा फैक्टर की सहायता से क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। फिर देखते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से, यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे और नई श्रृंखला का निर्माण होता जाएगा, डीएनए की श्रृंखला लंबी होती जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी और एक्ट ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा, जो फॉस्फेट आ रहे हैं कौन कौन से, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, जो आगे लिखे हुए देखो इसमें, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, 3 फॉस्फेट, जिसमें से 2 तो क्या करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ऊर्जा भी कौन प्रोवाइड करता है, ये न्यूक्लियोटाइड ही ट्रांसक्रिप्शन में ऊर्जा का स्रोत की तरह भी काम करते हैं। दूसरा सबस्ट्रेट की काम करते हैं, सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं, जिसमें एडिनिन के है नाइट्रोजिनस बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर के साथ जुड़ जाती हैं और इस प्रकार ये डीएनए की श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। जुड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप हैं, ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा से अलग हो जाते हैं और ये एनर्जी प्रदान करेंगे। यानी जो न्यूक्लियोटाइड है 2 काम करते हैं, एनएटीपीएस यानी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट क्या करते हैं, 2 काम करते हैं, ड्यूल फंक्शन करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्ट एज सबस्ट्रेट। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन जो होगा उसके बाद न्यूक्लियोटाइड किस क्रम में जुड़ेंगे, एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा, थाइमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, एडेनिन की जगह थाइमिन क्यों, यूरेसिल क्यों आया, थाइमिन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डीएनए से एमआरएनए बनाया, तो एमआरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। फिर है ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार ये टेम्पलेट का निर्माण कर लेंगे। फिर है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, जिस जगह पर रो फैक्टर आ जाएगा वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन का समापन हो जाएगा और वही श्रृंखला उसी जगह रुक जाएगी। ठीक है, आप एक बार इसको उतार लें। सबसे पहले सिग्मा कारक की सहायता से देखो, सिग्मा कारक की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ेगा, जुड़ता जाएगा और लंबाई में ऐसे इलोंगेशन में लंबाई में बढ़ता जाएगा। जिस जगह पर रो फैक्टर आ गया, देखो रो फैक्टर आ गया, यहाँ पर प्राइमर हट गया और ट्रांसक्रिप्शन यही बंद हो गया। ये टर्मिनेशन है, इलोंगेशन जहाँ से बढ़ता जा रहा है और इनिशिएशन जहाँ पर जुड़ रहा है।
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इन यूकैरियोटिक सेम है, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम वही रहेंगी। प्रमोटर वही वह स्थान जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। स्ट्रक्चर जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है कैसी रहती है, मोनोसिस्ट्रोनिक, वहाँ कैसी थी पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसमें जो टेम्पलेट है उसकी दिशा क्या रहेगी 3' से 5', उसमें भी सेम थी, इसमें भी 5' से 3' दिशा रहेगी। और अब है आरएनए पॉलीमरेज, एक बार आप इन सबको उतार लें। आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार करेगा। आरएनए पॉलीमरेज वहाँ एक ही था, यहाँ पर 3 प्रकार करेंगे। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आरएनए का निर्माण करेगा, आरएनए का आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एचएनआरएनए या एमआरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए का, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, देर आर प्रोसेस कन्वर्ट एचएनआरए इनटू फंक्शनल इफिशिएंट एमआरएनए, यानी एचएनआरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है वो है एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए मतलब इस वाले जो आरएनए रहेगा उसमें एक्सॉन वाला भाग भी रहेगा और इंट्रॉन वाला भाग भी रहेगा। एक्सॉन वाला भाग जिसमें जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन रहेगी और इंट्रॉन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो एक्सॉन वाला भाग है उसको तो रखना है, इंट्रॉन वाले को डीएनए में से हटाना है, क्योंकि हमको कोडिंग पार्ट रखना है। तो इस इंट्रॉन वाले भाग को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। यहाँ तक एक बार आप इसको उतार लें अच्छे से। इसके बाद देखो जैसे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसको बाउंड करके रखना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा, ठीक है, बांधना पड़ेगा। तो देखो इसके 5' एंड पर मेथिल ग्वानोसिन आकर जुड़ जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं MGPP ट्रिपल पी, ठीक है। 3' एंड पर क्या होता है एडिनाइलिक एसिटेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3'A-टेल, ठीक है। कैपिंग में क्या होगा वही देखो, 5' एंड पर क्या आके जुड़ रहा है मेथिल ग्वानोसिन आके जुड़ रहा है, और टेलिंग में क्या हो रहा है 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड लंबा एडेनिन आके जुड़ रहा है, ठीक है, एडिनाइलेट आके जुड़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पॉली ए टेल। स्प्लाइसिंग में क्या होगा एचएनआरएनए का स्प्लाइसिंग क्या है, एचएनआरएनए में देखो इंट्रॉन और एक्सॉन मतलब जिसमें इन्फॉर्मेशन है और इंट्रॉन जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमको इंट्रॉन वाला भाग हटा के केवल इन्फॉर्मेशन वाला भाग रहता है, इसी रखना है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। एक पढ़ लेना, डिफरेंस है, नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये चाहो तो होमवर्क है कर लेना, चाहो तो मत करना। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये मान लो समझा देता हूँ, ये डीएनए के दोनों स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है। अब ये बोल रहा है इसका क्या बनाना है, हमको एमआरएनए बनाना है। तो एमआरएनए बनाना है तो इस वाले स्टैंड का तो बनेगा नहीं, क्योंकि 3' से 5' वाले स्टैंड का टेम्पलेट डीएनए होता है, उसी का बनता है, इससे तो कोई सूचना जाएगी नहीं। इसी का हमको आरएनए बनाना है, तो हम आरएनए इसका क्या बनेगा, इसको बोलेंगे टेम्पलेट रीजन ऊपर वाले को, नीचे वाले को कोडिंग रीजन। अब देखो इसका जो सीक्वेंस होगा एमआरएनए का क्या बनेगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा यूरेसिल, एडेनिन की जगह एडेनिन, ठीक है। देखो एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन। देखो क्या है ATGC ATGC सिंपल है। एडेनिन की जगह यूरेसिल, थाइमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इसकी जगह क्या करना है आपको यूरेसिल, इसकी जगह एडेनिन, कुछ नहीं करना, सेम थाइमिन जहाँ जा रहा है वहाँ उसकी जगह यूरेसिल लिख देना है, ठीक है, और बाकी सीक्वेंस उल्टा कर देना है जैसा आप हर बार करते हो। कुछ भी नहीं है एमआरएनए बनाने में, आगे की प्रैक्टिस आप खुद करना, आगे सारे ऐसे क्वेश्चन हैं।